दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी कहानी को जहाँ पर एक लड़की स्ट्रगल कर रही होती है अपने रियल वर्थ को पहचानने के लिए इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल फेलियर्स एंड स्कार्स। एक्चुअली दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सेम सिचुएशन होती है। मतलब जब आप कंटिन्यू एक के बाद एक फेलियर को फेस कर रहे होते हो तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं। और ये कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को फिर से कैसे गेन कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल ये ड्रामा विदाउट एनी डिले। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी से, जहां हमारी लीड एक्ट्रेस रहती है जिनका नाम है कैंग यो रीम। वो एक ओको एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है अपनी टीम के साथ, जहां पर वो ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। सीधा सीधी कहें तो रीम एक ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन वो अकेले ब्लॉगिंग नहीं करती, उसके साथ उसकी एक टीम है। एक दिन एक शूट के दौरान रीम को एक वॉल क्लाइंब करना था जो वो नहीं कर पाती, तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है पूरी टीम के सामने। तब रीम अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और याद करती है कि किस तरह वो पहले एक आइडल थी जो डांस करती थी स्टेज पे, जैसे बीटीएस की टीम करती है एग्जैक्टली वैसा ही। लेकिन वो अपनी बैंड टीम को छोड़कर आज एक ट्रैवल ब्लॉगर बन चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ वो हम आपको आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। फिर दूसरे दिन वो लोग एक शूट के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर से शूट के दौरान रीम अच्छे से नहीं बोल पाती है, जिस वजह से उसका बॉस उसे फिर से जलील करता है सारे टीम मेंबर्स के सामने। खैर, रीम को अब इन चीजों की आदत सी हो चुकी थी। सारे टीम मेंबर्स ने रीम को सपोर्ट किया सिवाय उसके बॉस के। फिर एक दिन उसकी एक कॉलीग उसे तैयार कर रही थी नेक्स्ट शूट के लिए, और साथ ही साथ उसे मोटिवेट भी कर रही थी, और उसे एक ब्यूटी प्रोडक्ट दिया उसकी टीम मेंबर ने और उसे स्पॉन्सर करने के लिए कहा। एक्चुअली जो प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए बोला गया रीम को, उससे उसकी टीम को बहुत फायदा होता, उनको बहुत पैसे मिलते। तो इस चीज के लिए वो लोग फुल प्रेपरेशन कर रहे थे ताकि प्रोडक्ट को अच्छे से समझाया जा सके। तभी वहाँ पर उस सिटी का एक रेसिडेंट आ जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में उस जगह पर कोई नहीं आया था। और बस मौका मिलते ही उस रेसिडेंट से पोर्ट का शूट शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके टीम को हर जगह से कंटेंट निकालना है। एंड रीम शुरू हो जाती है इंटरव्यू लेना। वो जो आदमी होता है वो एक मटाल था और उसके पास एक दारू की बोतल थी जिसे वो 5 साल से रखा हुआ था, और लाइव इंटरव्यू में ही वो रिक्वेस्ट करता है रीम से कि वो इसे पी ले। रीम बहुत घबरा जाती है कि कैसे मैं 5 साल पुराने बोतल को पी जाऊं। उसके टीम के सारे लोग भी उसे मना करते हैं, लेकिन रीम का जो बॉस होता है वो उसे ऑर्डर देता है कि वो उसे पी जाए, और इस वजह से रीम को उस ड्रिंक को एक घूंट में ही पूरा पीना पड़ता है। अब रीम ने इस ड्रिंक को पी लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसे झेलने ही थे। उस ड्रिंक को पीने के बाद रीम की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत नशा हो जाता है। वो तो शूट करने के लिए भी अब तैयार नहीं थी, लेकिन तभी ऐसी हालत में रीम का बॉस उसे बोलता है कि तुम्हें तो काम करना पड़ेगा। रीम नशे की हालत में उस ब्यूटी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर भी करती है। नशे की वजह से रीम उस प्रोडक्ट का नाम गलत प्रोनाउंस कर देती है। इन सब के बावजूद उसकी टीम के मेंबर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। वो कहता है पहले शूट होगा, उसके बाद रीम हॉस्पिटल जाएगी। बेचारी रीम की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपना नाम भी सही से नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर भी उसका बॉस कहता है शूट कर लो, हम लोग वॉइस डब किसी और से करवा लेंगे। इसके बाद रीम की कलीग आकर देखती है कि रीम की लिप्स तो स्वॉल हो चुकी है, यानी अब वो कैमरा के सामने भी नहीं आ सकती। ये सब देखकर उसका बॉस पागल हो जाता है। फिर वो देखता है कि वो मटाल रेसिडेंट जो था वो वहाँ से भागते हुए आ रहा है और सबको भागने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसके पीछे मधुमक्खियों का झुंड आ रहा था, और टीम के सारे लोग ये देखकर भाग जाते हैं, बस रीम को छोड़कर। बेचारी रीम, उसे सारी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये होता है कि कैमरा ऑन ही था और सारे मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं। अब आगे रीम को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, और उसकी ये हालत देखकर दोस्तों मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर भी रीम का बॉस एडिटिंग रूम में बैठकर रीम की प्रोनाउंसिएशन सुन रहा था उस ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, और वो जानता था कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, फिर भी वो इसे अप्रूव करके वीडियो अपलोड करवा देता है। और दूसरे टीममेट को ये सब चीजें पसंद नहीं आती। अगर स्पॉन्सर करने
सामने वाली टीम को ये पता चले कि वीडियो में उसका प्रोडक्ट का गलत नाम बोला गया है तो शायद उन्हें ये अग्रीमेंट भी ना मिले, लेकिन वो भी अपने बॉस के आगे झुक जाता है और बॉस के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो वीडियो अपलोड कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब रीम भी ठीक हो चुकी होती है और वो सारे लोग अपने स्टूडियो में बैठे होते हैं। तब उनका एक टीममेट देखता है कि रीम की वो वीडियो जिसमें रीम को मधुमक्खियों ने काटा था वो वायरल हो चुकी है। वो ये सोच रहा था कि ऐसा वीडियो जो कि अनफिल्टर्ड है और रॉ है कोई कैसे डाल सकता है, वो भी सिर्फ अपनी व्यूज के लिए। और इन सब चीजों से रीम काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है। तभी रीम के फोन पे उसके एक दोस्त का मैसेज आता है और वो कहता है कि अपनी इमेज को इतना भी मत गिराओ व्यूज के लिए। एक्चुअली में जो रीम का दोस्त था वो कभी रीम का क्रश हुआ करता था और अब वो डांसिंग बैंड में स्टार बन चुका है, इसलिए रीम ज्यादा बात नहीं करी उस लड़के से क्योंकि वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है और रीम बस एक नॉर्मल सी रिपोर्टर है। फिर उसके टीममेट वो वीडियो में देखते हैं जिस पर रीम ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया था और वो वीडियो भी वायरल हो गई, लेकिन एक मजाक बनकर। फिर उस टीम का हेड आकर बताता है कि उस वीडियो से वो स्पॉन्सर वालों ने अग्रीमेंट कैंसिल कर दी। एज प्रेडिक्टेड ये तो होना ही था क्योंकि रीम ने उस प्रोडक्ट का सही नाम नहीं लिया था, इसलिए अब उनकी पूरी टीम बहुत परेशान थी और इन सब का जिम्मेदार रीम खुद को समझ रही थी। लेकिन फिर वहाँ पर बोर्ड मीटिंग बैठती है और पूरे बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन और कंक्लूजन यही निकलता है कि जो रीम का इल मैनर्ड बॉस है वो ही रिस्पॉन्सिबल था इन सब चीजों के लिए। फिर क्या था, सारे सीनियर ने मिलके उसके बॉस को सैक कर दिया और अब सीन शिफ्ट होता है और अब रीम बहुत परेशान है। ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है और वो चली जाती है उसी कंपनी के पास जिसने वो अग्रीमेंट साइन किया था, यानी वो ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के पास। वहाँ पहुंचकर रीम उस कंपनी के डायरेक्टर से माफी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें एक मौका फिर से दिया जाए। वो इस बार उस प्रोडक्ट को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से शूट करेगी, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं मानती है और इस बार वो अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए न्यू मॉडल्स को भी अपॉइंट कर चुकी होती है। मतलब इस बार रीम को डायरेक्ट रिजेक्शन मिल जाता है और फिर वो जाने ही वाली होती है तब वो दो न्यू मॉडल्स को चलते हुए दिखती है जिनको अपॉइंटमेंट मिला है एंड वो लोग रीम के सामने खड़े होते हैं और रीम ये देख के काफी हैरान रहती है कि ये दो मॉडल्स जो हैं वो उसके फॉर्मल बैंड टीम के मेंबर्स थे। मतलब एक उसका फर्स्ट लवर और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड, और अब वो दोनों म्यूचुअली लवर बन गए हैं एंड उस बैंड टीम के सुपरस्टार भी। अब रीम अपने घर में आकर टेरेस में बहुत रोती है और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती है, कैसे वो उस बैंड टीम की मेंबर हुआ करती थी, वो लोग स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे। लेकिन एक चीज जो हार्श रियलिटी थी वो ये कि वो एक बैकग्राउंड रोल मेंबर थी। मतलब उसका सपना था कि वो हमेशा लीड रोल में परफॉर्म करे, बट उसे हमेशा बैकग्राउंड डांसर ही अपॉइंट किया गया था। और अब प्रेजेंट में जब वो एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर है तो ये बात उसे बहुत खराब लगती है। और हद तो तब हो गई जब उसके बेस्ट फ्रेंड और उसका फर्स्ट लव अब एक साथ हैं। मतलब अब रीम का दिल कम्प्लीटली टूट चुका है और साथ ही साथ अब उसको जॉब से भी निकाल दिया गया है। मतलब सारी परेशानियां एक ही साथ आ गई रीम की लाइफ में और तुरंत ही रीम की माँ का फोन आता है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, रीम काफी पहले ही अपने घर को छोड़कर यहाँ आ गई थी ताकि एक दिन वो अपने माँ बाप की अच्छी लिविंग दे सके। लेकिन लाइफ ऐसे टर्न लेगी ये किसे पता था, और इस टाइम वो अपनी मॉम का फोन भी पिकअप नहीं करती है। आखिर वो फोन उठाए तो किस मुंह से उठाए और उठा के वो क्या बोलेगी। वो अब अपनी रिपोर्टर की नौकरी खो चुकी है और उसे लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन जब वो ओकू एंटरटेनमेंट पहुंचती है तो उसे एक सरप्राइज मिलता है। ये वही कंपनी है जो रीम पर निर्भर है। ये लोग अपने पुराने नाम और शोहरत पर चल रहे हैं। जब इन्होंने कुछ फेमस आइडल ग्रुप बनाए थे, लेकिन अब पैसा भी नहीं आया और कनेक्शन भी नहीं, इसलिए ये लोग अब मुश्किल में हैं। एंड अब एक इंटरनेशनल पैकेज आया है जिसमें रीम के लिए बुओ जाने का एक सब्स्टिट्यूट ट्रिप ऑफर किया गया है। आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है जहाँ लोग अपनी जगह डॉल या कलेक्टिबल्स ऑफर को भेजते हैं फोटो के लिए। वो रीम के लिए एक ब्रेसलेट भी है और वो सारे लोग मिलकर रीम को कन्विंस करने लगते हैं कि सब्स्टिट्यूट ट्रिप में चले जाओ। लेकिन रीम को ये सब ठीक नहीं लगता है। वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर एक फॉरेनर
रीम को सब्स्टिट्यूट ट्रैवलर क्यों बनाना चाह रही हैं। एक वीडियो कॉल आता है, फिर पता चलता है कि उनके टीम में से सबसे अच्छा इंग्लिश बोलना रीम को ही आता है। और फिर कैट स्कॉट जो कि एक अमेरिकन है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि बुयो सिटी के बारे में बहुत सुनी है, लेकिन वो कोरिया में किसी को नहीं जानती और वो रीम को 5 सालों से टीवी में देख रही है, इसलिए वो उसे अपना क्लोज समझती है और उसके टूर का फुल प्लान बताती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो चली जाए बुयो। लेकिन रीम के दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है, आखिर बुयो ही क्यों। कैट बताती है तुम वहाँ जाओगी तो खुद पता चल जाएगा और बहुत डिस्कशन के बाद फाइनली रीम हाँ कर देती है। फिर रीम की टीममेट उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है और वो रीम को मोटिवेट भी करती है कि एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स जब टीवी में तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत प्राउड फील करेंगे। ये बात सुन के रीम सपने में चली जाती है और वो सपना देखने लगती है कि एक दिन वो टॉम क्रूज का इंटरव्यू ले रही है, उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल रहा है एंड इस चीज के लिए वो बहुत थैंकफुल फील करती है। इसके बाद रीम कार में बैठ के जा ही रही थी कि उसकी मॉम का फोन बजता है और वो अपनी मॉम को बताती है कि एक दूसरे शो में उसे कास्टिंग रोल मिला है। ये बात सुन के रीम की मॉम बहुत खुश होती है। उसके बाद जब रीम फोन रख देती है तो वो ये सोचती है कि आखिर कितने दिनों तक मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अगले ही दिन रीम फाइनल बाय कहने के लिए अपने ऑफिस जाती है और वहाँ जाके वो अपना कैमरा मांग रही होती है ताकि वो ब्रॉडकास्ट कर सके, लेकिन उसका जो बॉस था वो साफ मना कर देता है और ये कहता है कि उसे अब जॉब से निकाल दिया गया है विथ 1 मंथ एक्स्ट्रा पे और अब उसे कोई ब्रॉडकास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के अब रीम को जाने से डर लगने लग गया। वो ये सोचने लग गई कि उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। जब से वो 13 साल की उम्र की थी और वो घर छोड़ के आई थी, वो वापस लौटने की कोशिश ही कर रही थी। रीम के बॉस ने हमेशा की तरह अपने टफ अंदाज में कहा कि यहाँ से चली जाओ और वो उसके हाथ में एक लिफाफा देता है और कहता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए नहीं बनी है। उसके साथ ही वो उसे घर लौटने का एक टिकट भी देता है। ये सब सुन के रीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद रीम टिकट काउंटर जाती है और अकेले ही बुयो की टिकट बुक कर लेती है और फाइनली इतने हार्डशिप के बाद भी वो बस में बैठकर बुयो चली जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।